Hi guys. In this lecture we will discuss about formation of RBC. Very important topics. Uh, Process of formation of RBC is called arthropoiesis. RBC की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम आर्थ्रोपोइसिस कहते हैं. आर्थ्रो मतलब आरबीसी, आर्थ्रोसाइट्स आरबीसी को कहते हैं, और पोइसिस मतलब उसकी बनने की प्रक्रिया. और ब्लड के बनने की प्रक्रिया को, फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस कहते हैं. हमने फर्स्ट वीडियो में ही इस बारे में डिस्कस किया था कि हीमोपोइसिस किसे कहते हैं, तो भी, और हीमेटोलॉजी किसे कहते हैं, और ब्लड की ओरिजिन क्या होती है, ब्लड कैसे टिश्यू का बना होता है, तो ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं. अब हम फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की बात कर रहे हैं, यानी आर्थ्रोपोइसिस की बात कर रहे हैं. जो ऑर्गन आरबीसी बनाते हैं, द ऑर्गन इन विच आरबीसीज आर फॉर्म, जिस ऑर्गन में आरबीसी बनती है उसे आर्थ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं. जिस ऑर्गन में आरबीसी बनती है उसे आर्थ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं. इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी जब हम लोग माँ के पेट में रहते थे तब की कंडीशन में, यानी जब बच्चा पेट में रहता है तब आरबीसी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू बनता है. और यानी ब्लड, रेड ब्लड कापा सेल्स किसके थ्रू बनता है, प्लेसेंटा में बनता है, या फिर थाइमस ग्लैंड से, मतलब या फिर नहीं, सब से बनता है. स्प्लीन से बनता है, लीवर से, और रेड बोन मैरो से बनता है. लिम्फोसाइट, बोन मैरो में दो ब्लैक पिगमेंट्स रहते हैं, एक रेड और एक येलो. रेड जो है वो रेड बोन मैरो बनाता है. रेड बोन मैरो में ही आरबीसी की फॉर्मेशन होती है. इन एडल्ट्स आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. अडल्ट में जो है आरबीसी केवल रेड बोन मैरो में ही फॉर्म्ड होती है. फ्रॉग में किडनी भी हेल्प करता है, किसमें, आरबीसी बनाने में, तो इसलिए फ्रॉग में किडनी भी एक आर्थ्रोपोइटिक ऑर्गन है. अब हम लोग फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. रेड बोन मैरो में माइलोब्लास्ट सेल होती हैं. माइलोब्लास्ट सेल को स्टेम सेल भी कहते हैं. माइलोब्लास्ट सेल का जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो प्री एर्थ्रोब्लास्ट सेल में ही वो चेंज हो जाती हैं. माइलोब्लास्ट मॉडिफाई होकर के प्री एर्थ्रोब्लास्ट सेल में चेंज होती हैं. फिर उनका माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इसकी माइटोसिस होने की वजह से ये आर्थ्रोब्लास्ट सेल में चेंज हो जाती हैं. आर्थ्रोब्लास्ट सेल जो होती है, आर्थ्रोब्लास्ट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी जब आरबीसी यंग होती है तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, इसीलिए उसे इन्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं. तो आर्थ्रोब्लास्ट सेल अभी प्री आर्थ्रोब्लास्ट सेल से माइटोसिस होकर के बना है, तो इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी. हीमोग्लोबिन अभी नहीं प्रेजेंट होगा. हमें पता है कि आरबीसी में 32% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी आर्थ्रोब्लास्ट सेल में अभी हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है. इसमें स्टोमेटिन फाइबर एब्सेंट होता है. स्टोमेटिन फाइबर क्या है, हमने पहले दूसरे वीडियो में बता रखा है कि स्टोमेटिन फाइबर की वजह से जो आरबीसी हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, और इनकी साइज़ जो है, आर्थ्रोब्लास्ट सेल की जो साइज़ है वो आरबीसी से डबल होती है. अब प्री एर्थ्रोब्लास्ट सेल एर्थ्रोब्लास्ट में माइटोसिस के द्वारा इसमें चेंज हुई. फिर एर्थ्रोब्लास्ट सेल का डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी इसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा, और जब इसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा तो रेटिलोसाइट सेल में या इमेच्योर आरबीसी में चेंज होगा. कौन से सेल में, रेटिकुलोसाइट्स में. रेटिकुलोसाइट्स जो सेल हैं वो इमेच्योर आरबीसी कहलाती हैं. अभी ये मैच्योर नहीं हुई हैं, इसमें केवल न्यूक्लियस का डीजनरेशन ही है. इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हैं, अभी प्रेजेंट नहीं हैं. अब क्योंकि यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट थी और यहाँ से ये डीजनरेट हो गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस
absent हो गई, सेल ऑर्गेनली absent है, इसमें सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट थी। हीमोग्लोबिन इसमें absent था, और लेकिन इमैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसमें absent था, इसमें प्रेजेंट है। इसमें स्टोमेटिन फाइबर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आरबीसी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी इसकी साइज जो है आरबीसी की साइज से डबल है, अभी भी इसकी साइज आरबीसी की साइज से डबल है। अब रेटिकुलोसाइट सेल या इमैच्योर आरबीसी जो है उसका मैचुरेशन होगा, वो मैच्योर होगी, यानी अब ये तो इमैच्योर आरबीसी थी, इमैच्योर आरबीसी से मैचुरेशन होगा, उसमें दो चीज़ों की हेल्प चाहिए होगी, एक तो है विटामिन B12 और दूसरा है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 की मदद से और भी फॉलिक एसिड की मदद से रेटिकुलोसाइट सेल जो हैं वो नॉर्मोसाइट सेल में बदल जाती हैं। किस सेल में बदल जाती हैं? नॉर्मोसाइट सेल में। ये नॉर्मोसाइट सेल जो है उसकी साइज जो है एकदम आरबीसी के सिमिलर होती है, एकदम आरबीसी की तरह होती है। इसके बाद ये जो सेल है नॉर्मोसाइट सेल जो है वो नॉर्मल साइज की आरबीसी की नॉर्मल साइज की हो जाती है, वो ब्लड सर्कुलेशन में मैच्योर आरबीसी या एर्थ्योसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। ऐसे होता है फॉर्मेशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं। रेड बोन मैरो में माइलोब्लास्ट सेल होती है, माइलोब्लास्ट सेल को स्टेम सेल कहते हैं, इनका मॉडिफिकेशन होता है, प्री एर्थ्रोब्लास्ट सेल में चेंज होती है, प्री एर्थ्रोब्लास्ट सेल का माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वो अर्थ्योब्लास्ट सेल में चेंज हो जाती हैं। अर्थ्योब्लास्ट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है, और न्यूक्लियस डीजनरेट होने से जो अर्थ्योब्लास्ट सेल है वो रेटिकुलोसाइट सेल में या इमैच्योर आरबीसी में चेंज हो जाती है। इमैच्योर आरबीसी को मैच्योरेशन प्रोसेस किया जाता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दे करके, यानी फॉलिक एसिड वो खुद बॉडी से ले लेती हैं और उसके बाद वो नॉर्मोसाइट सेल में चेंज हो जाती हैं। नॉर्मोसाइट सेल जो है एकदम आरबीसी के सेल साइज के बराबर होती है, और उसके बाद वो आरबीसी एर्थ्योसाइट सेल जो है मैच्योर आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। इस तरह से हम लोग उसके फॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब दो विटामिन्स के बारे में हम बात करते हैं जो उसके मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। किसके? आरबीसी के मैचुरेशन में 2 विटामिन्स हेल्प करते हैं, एक है विटामिन B12 और एक है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालमीन या कोबालअमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विटामिन B12 को साइनोकोबालमीन कहते हैं या कोबालमीन कहते हैं। ये लाइन जो विटामिन B12 है उसमें एक केवल यही ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, और किसी भी विटामिन में कोबाल्ट नहीं प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन गोट लीवर एंड स्पिरुलिना एल्गी। विटामिन B12 जो है वो स्पिरुलिना एल्गी में और गोट लीवर में दोनों में ही बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अक्सर जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उनको विटामिन B12 की कमी होती है। वो वेजिटेरियन पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, बट कर्ड में विटामिन B12 होता है। तो ये पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, सॉरी फॉर दैट। Deficiency of vitamin B12 causes a disease called pernicious anemia in which RBC's maturation becomes delay। जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी जब बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया मतलब खून की कमी। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी की मैचुरेशन जो है, आरबीसी जो है मैचुरेशन, उसकी मैचुरेशन रेट बहुत देर में होती है। आरबीसी देर में मैच्योर होती है। ठीक है, तो ये याद रखने का पॉइंट है कि पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है, और उसमें आरबीसी का मैच्योर होना डिले हो जाता है। फॉलिक एसिड, अब दूसरा जो विटामिन था जो मैचुरेशन में हेल्प करता था आरबीसी की, वो है फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड जो है, डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड कॉज अ डिसीज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विच आरबीसीज रिमेन इमेच्योर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए बॉडी में, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी इमेच्योर ही रहती है। इसमें तो इसका मैचुरेशन रेट कम हो जाता है, देर से होता है मैच्योर पर्नीशियस एनीमिया में, लेकिन इसमें क्या होती है, हमारी आरबीसी हमेशा इमेच्योर रहती है। थैंक्स। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है वो इमेच्योर रहती है और उसकी साइज़ क्या हो जाती है, लार्जर रहती है। यानी इमेच्योर आरबीसी कौन सी थी, रेटिकुलोसाइट सेल जो है वो इमेच्योर आरबीसी है और उसमें साइज़ जो है आरबीसी से, रेटिकुलोसाइट की जो साइज़ है आरबीसी से वो डबल है। इसीलिए जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो यानी फॉलिक एसिड जब उसे नहीं मिलेगा तो नॉर्मोसाइट्स में चेंज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी साइज़ उससे बड़ी ही रहेगी। At least one hormones help in for formation of RBCs। कम से कम एक हार्मोन आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसे जो हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उसे अर्थ्योपोएटिन या अर्थ्योजेनिन कहते हैं। उसे क्या करते हैं, अर्थ्योपोएटिन या अर्थ्योजेनिन। तो जो हार्मोन आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उन्हें अर्थ्योपोएटिन या अर्थ्योजेनिन कहते हैं। अर्थ्योपोएटिन या अर्थ्योजेनिन हार्मोन्स जो है वो किडनी से सिक्रीट किया जाता है। कहाँ से सिक्रीशन होता है ये पूछा गया है। अर्थ्योपोएटिन एंड अर्थ्योजेनिन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, तो किडनी से सिक्रीट होता है और ये नीट और एम्स दोनों में पूछा गया है। किडनी 3 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक अर्थ्योपोएटिक, एक अर्थ्योजेनिन और तीसरा है रेनिन। अर्थ्योपोएटिन और अर्थ्योजेनिन किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है, जबकि रेनिन जो है वो नॉर्मल बीपी बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो किडनी से सिक्रीट होता है। जब बीपी बहुत कम हो जाती है तो वो रेनिन क्या करता है, वो किडनी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर को बनाने, मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप लोग डाइजेशन के चैप्टर में भी रेनिन पढ़े होंगे। वो रेनिन एंजाइम, उसमें डबल एन था। ये एक बहुत ही ज़्यादा, अगर जब ऑप्शन दिए जाते हैं नीट में तो ये दोनों लिखा जाता है। अगर आपने इस पे टिक किया मान लीजिए ब्लड प्रेशर के लिए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गलती से इस पे कर दिए तो इसका मतलब है कि ये मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये आप डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये किस में हेल्प करता है, बीपी को नॉर्मल करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आप केवल इसमें एक एन का डिफरेंस है, इस एन का डिफरेंस याद रखेंगे। जो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है जब आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। हम बता चुके हैं कि अर्थ्योब्लास्ट सेल जब रेटिकुलोसाइट सेल में चेंज होती है तो उसमें उसके न्यूक्लियस का डीजनरेशन हो जाता है। तो इसमें जब आरबीसी का डेवलपमेंट होता है तो न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। इसीलिए जो अडल्ट की आरबीसी, मतलब आरबीसी जो होती है, मैच्योर आरबीसी होती है, वो इनन्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। और कैमल और लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है। वो कैमल और लामा के अंदर जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। कैमल और लामा के बारे में एक फीचर हमने और बताया है पहले लेक्चर में कि कैमल और लामा जो है कॉन्वेक्स नेचर का होता है। उसका जो साइज शेप होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, सॉरी ओवल शेप का होता है। बाई कॉन्वेक्स शेप किसका था, आरबीसी का। तो फिशेज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का जो शेप था आरबीसी का वो बाई कॉन्वेक्स था, और जबकि ओवल शेप कैमल और लामा का है। और कैमल और लामा में जो है न्यूक्लियस पाया जाएगा
ओवल शेप्ड की होती है, और जो उसमें न्यूक्लियस है वो किस में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि यदि RBC इज केप्ट इनटू द 0.8 to 1% NaCl सॉल्यूशन देन नो इफेक्ट टेक्स प्लेस। अगर RBC को 0.8 से लेकर के 1% NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी ना RBC स्वेल होगी ना RBC श्रिंक होगी। इफ RBC kept into the hypotonic solution then firstly they swell up and after sometimes burst। अगर RBC हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाएगी, यानी बाहर का कंसंट्रेशन पानी का कम हो, अंदर का ज़्यादा हो, तो अंदर की तरफ क्या होगी, अंदर की तरफ पानी आएगा, जो भी सॉल्यूशन है वो अंदर की तरफ आएगा और RBC स्वेल हो जाएगी। अब RBC में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो इसलिए RBC क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी। अगर RBC को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दें, तो RBC श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। रोलेक्स फॉर्मेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे और सुने भी होंगे कि रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। जब RBC को एक के ऊपर एक RBC को पिल्स के फॉर्म में, जैसे दवाइयाँ होती हैं ऐसे रखी रहती हैं, दवाइयाँ ऐसे रखी रहती हैं पिल्स ओवर पिल्स, तो उसी को रोलेक्स कहते हैं। जब RBC एक्सपोज होती है इनटू एयर, जब RBC को मतलब जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी रेड ब्लड सेल्स हमारे ऊपर एयर के उसमें आ जाती हैं, एयर के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तब क्या होता है कि दे अरेंज्ड ओवर ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती हैं, किस फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, यानी दवाइयों के जैसे छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं ऐसे वो अरेंज हो जाती हैं। जो पिल्स के इसी तरह के अरेंजमेंट को, सच अरेंजमेंट ऑफ RBC इज कॉल्ड रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है कि RBC जो है पिल्स की तरह एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती हैं, जब वो एयर कांटेक्ट में आती हैं, उसी को हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। डायापिडेसिस, डायापिडेसिस क्या है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ फैगोसाइटोसिस। यानी WBC जो है ब्लड वेसल से बाहर निकल आती है, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं ब्लड वेसल में, जिसको फेनेस्ट्रे कहते हैं। उस फेनेस्ट्रे के थ्रू ये ब्लड वेसल से WBC जो है वो स्क्विज आउट हो जाती है, बाहर निकल आती है, यानी सिकुड़ के बाहर निकल जाती है। उसी को किस लिए बाहर निकलती है, फैगोसाइटोसिस, यानी अगर कोई फॉरेन एजेंट आया है उसको इनगल्फ करने के लिए, तो उसी को हम डायापिडेसिस कहते हैं। थैंक्स गाइस, इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम कहते हैं। थैंक्स टू ऑल।